तो चलिए अभी हम आप सभी को अभी जो हाल ही में आज 24 तारीख का जो हिंदी का एग्जाम हुआ उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे और कुछ सीखेंगे किस तरह से हल किए और आप अपना चेक भी करना कि आपने कितना सही बनाया और बेहतरीन ढंग से आपको समझाया भी जाएगा। कृपया करके सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए दिया गया था आपका, इसमें दिया गया था कितना प्रश्न, 1 से लेकर 80 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से इनके प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है, एक ही सही है। 4 गो ऑप्शन दिया है, एक सही है। 80 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। सबसे पहले ध्यान से समझिए सभी बच्चों को, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रंगने की क्वालिटी पहले ध्यान दीजिए। जो बच्चा अगर रंगना चाहते कभी भी ऑप्शन अगर ऐसे रहे तो उसको ऐसे रंगना है। सबसे पहले क्या करना है, साइड साइड से रंगना है एकदम, अब तब जाके बीच में रंगना है। तब जाके आपका क्या नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। ऐसे रंगना है तब जाके आपका क्या होगा, सही होगा। ध्यान से समझिएगा, इस ढंग से रंगना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, रंगते ही नहीं ढंग से। तो आपका एक तो जाने उतना देर से मेहनत किया, उसके बाद जो सीखे वो क्या होगा, वो गलत हो गया। अब बच्चे क्या करता है, ऐसे रहेगा गोल, इसको ऐसे रंगना चालू कर देंगे। ऐसे ऐसे कभी भी नहीं रंगे। सबसे पहले क्या करें, चारों साइड से गोल राउंड कर दे और उसके बाद इसको बीच में रंगे। इससे आपको गलती होने की संभावना क्या होगा, बहुत ही कम होगा, नहीं के बराबर। समझ में आया कैसे रंगना है? सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, इस तरह से आपको OMR शीट को रंगना है, कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, तब जाकर आपका क्या होगा, सही होगा। तो समझ गए ना कितने प्रश्न दिए गए आपको ऑब्जेक्टिव में? आपको ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं 80 प्रश्न, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। याद रखिए बच्चे, हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा तो आपके साथ सेम कंडीशन ही होगा। जैसे देखिए इसमें दिख रहा होगा, व्याकरण ही रहेगा सबसे पहले, हिंदी कहाँ रहता है, बाद में रहता है। तो बच्चे हम ऐसे तो शुरू से बता रहे हैं, लेकिन आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप बुक का बनाइए। बुक की गलती होने की संभावना बहुत कम होता है, व्याकरण में थोड़ी गलती होने की संभावना ज्यादा होता है। तो बुक आप कंफर्म सही बनाइए, उसके बाद व्याकरण बनाइए। लेकिन अभी तो हम शुरुआत से आपको सारा चीज बता देते हैं। तो पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाव, किसी चीज का भाव प्रकट होता है जब किसी चीज को आप भाव बताते नहीं ना, देखते न उसको बोल सकते न छू सकते, भाव बताते। जैसे मीठा, तीता बताते ना, मीठा लगा तो आप बताइए कैसा लगा, नहीं लगा, खाली बोलते मीठा लगा, कड़वा लगा, अच्छा आदमी है। उसी तरह भाव, भाव क्या है, मिठास। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिठास। देखिएगा, विद्यालय नहीं होगा, सुमित नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा, मिठास। तो बनाए होंगे ना आप सब। फिर देखिए 2 नंबर में दिया गया, निम्नलिखित में निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण? तो ये हल्का है, समूह जो एक साथ जुड़ा रहे उसको क्या कहते हैं, समूह। जैसे अंगूर का गुच्छा एक साथ जुड़ा है ना, तो किसको कहते हैं, समूहवाचक। तो गुच्छा को क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। तो याद रहेगा, गुच्छा को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखा है, सिंधु किस नदी किस संज्ञा का उदाहरण है? जानते हैं ना, व्यक्ति वाचक संज्ञा, जानते हैं ना, किसी वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सिंधु जो है एक नदी है, जानते हैं, सिंधु नदी है। सिंधु क्या है, नदी है। सबसे पहले जो है कृषि का आविष्कार यहीं पे हुआ था, सिंधु नदी किनारे। समझ गए? तो सिंधु नदी क्या संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कभी पूछेगा सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, तो क्या बोलिएगा, व्यक्ति। पटना किस संज्ञा उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक बोलेंगे। नाम स्थान को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। याद रहेगा, पूछेगा सिंधु किस संज्ञा उदाहरण है, तो क्या बता दीजिएगा, व्यक्तिवाचक। फिर देखिए पूछा गया 4 नंबर में, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लोहा किस वाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक। इस तरह से आप बनाइएगा, समझिएगा, इसको सीखना भी है ताकि अगला बार कभी एग्जाम हो सके, फाइनल बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ दे या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह बनाइएगा। चलिए तो फिर देखिए, अब ये हो गया 4 नंबर, बनाए होंगे आप सब सही, मोटा मोटी हमको लगता है सब हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का है। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर का मतलब जो जल्दी से पा जाता है, जो एकदम फास्ट बोल सकते हैं, जिसको जितना जल्दी बोल सकते हैं उसको क्या कहता है, ह्रस्व स्वर, एकदम जस्ट में। तो अ किस स्वर का उदाहरण है, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। तो याद रखिए, देखिए ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है।
जिनका खंड ना हो उसे क्या कहते हैं जानते हैं जी? वर्ण। वर्ण का कोई खंड नहीं होता, जिनका खंड नहीं हो सके उसे क्या कहेंगे? वर्ण। याद रहेगा, जिनका खंड ना हो सके उसे क्या कहेंगे? वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। यहां बोलिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन कौन है? पूछता है द्विगुण, जिसमें दो ठो गुण होता है, द्विगुण। तो द्विगुण मतलब ये अंधा और ड, कौन सा हो जाएगा? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन हो जाए, याद रखिएगा। संयुक्त स्वर कौन से है? संयुक्त स्वर पूछता है, संयुक्त स्वर कौन से होंगे? संयुक्त स्वर कौन से होंगे? ई होंगे, समझ गए? तो पूछेगा संयुक्त स्वर कौन सा होगा, तो आप दीजिएगा ई। ई क्या है? एक संयुक्त स्वर है, याद रहेगा ना? इसी तरह से इसको आप बनाएंगे। आप चेक भी करना है आपको कि हम कौन सा बनाए हैं सही, क्या गलती है क्या सही है, और जो नहीं जानते उसको क्या करना है? सीखना भी है। पूछेगा संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या है, तो बोलिएगा ई। चलिए आगे चले, चलिए आगे देखते हैं हम। 9 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन कंठ तालु ध्वनि है? कंठ तालु ध्वनि कौन सा है? कंठ तालु ध्वनि है, देखिए इसमें र दिया गया है, सा दिया गया है, ल दिया गया है, ए दिया है। तो कंठ तालु ध्वनि कौन सा होंगे? ए, याद रखना है। कंठ तालु ध्वनि कौन सा होंगे? तो ए याद रखेंगे। फिर देखिए कंठोष्ठ ध्वनि कौन से है? कंठोष्ठ ध्वनि कौन से है? तो देखिए इसमें क्या दिया ऑप्शन, य, अ, च, ई। तो याद रखना है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? अ। कभी पूछेगा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन है, तो बोलना है अ। देखिए कितना बेहतरीन समझा है। ऐसा ही आपको सीखना है, ये सब व्याकरण हो सकता है रिपीट हो जाएगा आपके साथ, अगला साल आ जाए। देखिए कितना अच्छा है। ज का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ज आप उच्चारण कीजिएगा ना, ज ज ज किससे हो रहा है? ज किससे हो रहा है? तालु। देखिए पहले बचवा टिक मार दिया, सही मारा है। ज किससे होता है? तालु से होता है। ज किससे होगा? ज तालु से हो रहा है। देखिए बो का उच्चारण स्थान क्या है? कुछ कुछ बच्चा सही बनाया, वो पहले से क्वेश्चन में टिक लगा हुआ था, क्योंकि किसी न किसी बच्चे से लिया गया है क्वेश्चन, ये लगा दिया इसलिए। बो का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट। बो का उच्चारण स्थान क्या है? ओस्ट, याद रखिएगा। ये दोनों तो टिक लगाया तो बचवा लगता है ये दोनों मारा था सही। इसके बाद देखते हैं बहुत ज्यादा छोड़ दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सीखना है और बनाते जाना है। फिर दिया अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या है? देखिए इसमें दिया गया फ, य, ल, र। बताइए कौन होगा, जानते हैं आप सब? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है फ। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण क्या है? फ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जानते हैं, बताया ना, स्वर वर्ण व्यंजन व स्पर्श वर्ण। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। कुल वर्णों की संख्या होता है 52, याद रखिएगा, कुल होता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होगा? 25। ध्यान दीजिएगा, है देखिए कितना अच्छा है, ये बनाया बचवा। उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उष्ण व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये कुछ कुछ बनाया है, उसमें देखिए पहले से ठीक था, मेरे पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन था नहीं, इसलिए उसको हम पीडीएफ कन्वर्ट किए ताकि आपको जितना जल्दी हो सके हम सोचे सारा बता दें। तो उष्ण व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 4 होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर दिया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? 5 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4, और देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना? 25, और अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बराबर ये सेम रिपीट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और जहां समझने वाला हम समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत ध्वनि का उदाहरण क्या है? संस्कृत ध्वनि का उदाहरण क्या है? संबल। ध्यान दीजिएगा, जो दो मिक्स करके जो है एक साथ बोला जाता है उसको संस्कृत कहा जाता है, मिक्स ध्वनि को एक साथ कंप्लीट किया जाता है, तो क्या कहता है? संबल। तो संस्कृत ध्वनि का उदाहरण क्या है? संबल। फिर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट दीजिए, वर्णों का आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, वर्णों का आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? 3। याद रखिएगा, वर्णों का आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए ये कितना अच्छा आ गया क्वेश्चन, देखिए ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलिए तो ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा? आप जानते होंगे, ग्रीस, गिरिज और ईश, लेकिन सब में देखिए गिरिज और ईश लिखा है, लेकिन आपको कैसा होगा? देखिए गिरी अजोर ईश ये में है, लेकिन इंद्र दिया गया, गलत हो जाएगा। गिरी दिया, ईश दिया, लेकिन दीर्घी का दिया है, हर्षी का होगा। तो गिरिज और ईश किसका संधि विच्छेद होगा? गिरीश का। देखिए अति आवश्यक पदों का संधि है, अति आवश्यक पदों का संधि देखिए बनाया बचवा, क्या? अति आवश्यक, किसका संधि विच्छेद है? अति जोड़ आवश्यक का। फिर देखिए ध्यान से देखिए कितना अच्छा बताया जा रहा है आपको, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? पूछिएगा
तद्रु। पूछेगा कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो क्या बोलना है, तद्रु। ध्यान दीजिएगा फिर से, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोधरा। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट रूप से। अभी तत्काल हम क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, ताकि आप इसको सीखिए। अब फिर आपको इसका एक लंबा वीडियो बनाएंगे, इसमें चैप्टर वाइज व्याकरण को आपको क्या किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो विसर्ग संधि उदाहरण क्या है, यशोधरा। चलिए आगे चलें, तो देखिए आप आगे देखिए कितना अच्छा है। देखिए तो जानते हैं शुद्ध शब्द कौन है, देखिए आप सब परीक्षण परीक्षा देने जाते हैं ना, उसी में लगाया गया परीक्षण। किसी चीज का अध्ययन करते हैं आप, तो किसी चीज का खोज करते हैं, उसको क्या कहता है, परीक्षण। तो क्या हुआ, परीक्षण। ये क्या अशुद्ध है अशुद्ध वश है। देखिए यही दिख रहा होगा, ताज्य, प्रियदर्शनी, प्रदर्शनी, पर्याप्त है। देखिए ब्रज भाषा, आप जानते हैं ना भाषा कैसे लिखते हैं, भा का ऐसे लिखते हैं भाषा। देखिए इसमें गलती है ना, यही गलत। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो डी नंबर क्या अशुद्ध है, ब्रज भाषा होता कैसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कौन शुद्ध वाक है, कौन शुद्ध वाक है। देखिए शब्द केवल संकेत मात्र है, ये क्या है, गलत है। देखिए मैं आपके दर्शन करने आया हूं, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। फिर नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, क्या डर, मतलब औखली में सिर देते तो मुसलों से क्या डरेंगे। इसका ऑप्शन देखिए नीचे में दिया गया होगा। मतलब ये देखिए काम, एक काम से दूसरा काम होना ही नहीं हो जाएगा। गुण के विरुद्ध नाम, बिल्कुल गलत है। मूर्ख का धनवान होना नहीं, काम करने पर उतारू होना। बोलता है ना उखली में सर दे दिया, मतलब काम करने में उतारू हो गया पूरा, कुछ उसके बाद होगा तो हम उसको काटने वाले नहीं। उखली में क्या दे दिए, सर दे दिया, तो फिर डरना किस बात का। फिर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिर पीटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, सिर पीटना। सिर पीटना मुहावरा का अर्थ होता है शोक करना। ना जैसे किसी को कोई टेंशन हो गया, कोई तकलीफ हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो घर आएगा तो सिर पीटेगा, मुंडी क्या होगा, दीवार में पीटेगा। सिर पीटना मतलब क्या, लगेगा गलती है, बेकार है, हम इनकार कर लिए, गलती हो गया हमसे, तो सिर पीटेगा। सिर पीटना मतलब क्या होगा, शोक करना। याद रहेगा ना, सिर पीटना मतलब शोक करना। तो बुतरू गलती लगा दिया, पीछा करना। सिर पीटना मतलब पीछा थोड़ी करना होता, अनुसरण करना मतलब होता पीछा करना, सिर पीटना नहीं होता। सिर पीटना क्या होता है, शोक करना। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा बताया जा रहा है आपको, एक एक पेज करके बताया जा रहा है। देखिए जहां तक साध सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है, जहां तक साध सके, तो उसके लिए क्या है, यथा साध। बोलता है यथा साध, जहां तक साध सके, यथा शक्ति, जितना हो सके शक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति हो सके उतना ही। उसी को जहां तक साध सके उसको क्या कहेंगे, यथा साध। याद रहेगा, जहां तक साध सके उसको क्या कहा जाएगा, यथा साध। देखिए चोर का विलोम शब्द है, बताइए इजी बता दीजिएगा, चोर का विलोम शब्द क्या है। देखिए अच्युत तो होगा नहीं, सबल तो होगा नहीं, दास तो नहीं होगा, चोर का क्या है, साधु। साधु का उल्टा चोर, चोर का उल्टा साधु, वही क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। फिर देखिए आगे है, देखिए उत्तम का विलोम शब्द क्या है, उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, अधम। उत्तम मतलब अच्छा, अधम मतलब बुरा। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, अधम। याद रखिएगा। ध्वंस का विलोम शब्द क्या है, बताइए, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण। ध्वंस मतलब हुआ नाश, नहीं बोलते खत्म कर दिया, पूरा नाश कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा, निर्माण। तो याद रखिएगा ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। नाश कर दिया, निर्माण कर दिया। तो फिर देखते हैं ध्यान से, निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द प्रकम, प्रपन, ये लगाया बच्चा, सही लगाया, प्रकपन होगा देवता का पर्यायवाची शब्द। बड़ा अच्छा है, सही है। पंडित का पर्यायवाची शब्द देखिए बड़ा अच्छा है, पंडित का क्या होता, मनीषी। पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए मनीषी। ऑप्शन भी देखना, लोकेश नहीं होगा, भूतेश नहीं होगा, विधाता नहीं होगा, तो क्या होगा, मनीषी होगा। ऑप्शन भी देखना, कंफ्यूजन हो जाए तो। फिर देखिए रात्रि, देखिए अच्छा, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, क्या है रात्रि का पर्यायवाची, जानते हो कि किरण, रजनी, उषा, सुमन। उषा शब्द तो नहीं है, सुमन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा रात्रि का, रजनी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, रजनी। याद रखिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बचा जा। फिर देखिए रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई। इस वाक्य में किस वाक्य का उदाहरण, या किस वाक्य का उदाहरण है, यह वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य।
देखिए रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर होगी, दोनों बात कहा गया है, इसीलिए इसको कौन सा बात कहा जाएगा, किस उदाहरण दिया जाएगा, मिश्र वाक्य का। आज्ञावाचक नहीं होगा, सरल नहीं होगा, संयुक्त भी रहेगा, तो किस वाक्य का उदाहरण होगा, मिश्र का। फिर देखिए कितना अच्छा है, जिस समास में पूर्व पद संख्या बोधक हो, जानते हैं ना संख्या पद हो, पहला पद संख्यावाचक हो, उसे कौन सा समास कहते हैं जी, द्विगु। द्विगु मतलब दो, दो मतलब क्या हुआ, संख्यावाचक, तो वही तो बोला है, जिसका संख्यावाचक हो उसे कौन सा कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, याद रखिएगा। तो द्विगु समास देख खुदे में लग रहा है क्या, खुदे में क्या लग रहा है, संख्या है सर, आप ही सोचिएगा सर, द्विगु, द्विगु क्या है, खुदे संख्या है, द्वि और द्विगु, तो द्विगु खुद क्या है, संख्यावाचक है, इसीलिए इसमें बता दीजिएगा, पूछेगा पूछेगा कौन समास जो कि पूर्व पद क्या संख्या बोधक है, तो बोल दीजिएगा ना, क्या बोलिएगा, द्विगु समास। चतुर्भुज है, त्रिभुज है, अठन्नी चरन्नी जो सब है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त है। मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास उदाहरण है, बताइए, मुंह तोड़ किस तत्पुरुष समास उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास उदाहरण है। कर्म जानते दोस्तों, कर्ता ने क्रम को कर्म से अधिक क्रम के संबंध पे, ये कर्म समास उदाहरण है, किस तत्पुरुष समास उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास उदाहरण है। देखिए फिर देखिए, महापुरुष किस समास उदाहरण है, तो महापुरुष है कर्मधारय समास उदाहरण, जानते हैं ना सर, समास आपका एक स्पेशल समास का वीडियो लाएंगे जिसमें एक भी समास आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूछेगा महापुरुष किस समास को उदाहरण है, बता दीजिएगा, तो कर्मधारय समास है। देखिए कितना अच्छा है। गौरी शंकर, गौरी शंकर किस समास उदाहरण है, याद रखिए, गौरी शंकर, गौरी शंकर दोनों है ना, गौरी और शंकर किस समास उदाहरण है, द्वंद्व समास उदाहरण, याद रहेगा, गौरी शंकर किस समास उदाहरण है, द्वंद्व समास उदाहरण है। फिर देखिए ध्यान से, देखिए कितना जबरदस्त है। मास, मास का विशेषण क्या होगा, बताइए, मास का विशेषण क्या होगा, मासिक, विशेषण मतलब विशेषता लगा देना है, मास का विशेषण क्या होगा, मासिक है। देखिए विलास का विशेषण क्या होगा, विलास का क्या होगा, विलासी, हल्का हल्का, मास का विशेषण मासिक, विलास का विशेषण विलासी। फिर देखिए उसी तरह है, देखिए अब आप खुद बता दिएगा, बोले राह का विशेषण क्या हो जाएगा, राह का विशेषण राही हो जाएगा। डिबिया, आप जान रहे हैं, हम सब डिबिया में पहले पढ़ते थे, हम सब बच्चा थे ना, तभी उतना लाइट भी नहीं आता, लंप भी नहीं था, हम सब कहीं जाते थे पहले ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं, तो डिबिया ले जाना पड़ता, छोटा डिबिया रहता था, उसमें केरोसिन तेल भर देते थे और तब लेके जाते थे, तो पढ़ते थे। डिबिया, डिबिया वही है डिबिया, समझे, ऐसा ऐसा होता था, इसमें थोड़ा सा ऐसे से इसमें तेल भर जाता था, ऐसे सब रोशनी होता था, इसको हम सब लेके जाते थे बोतल में। तो डिबिया, डिबिया कौन सा शब्द का उदाहरण है जी, देता है ये देशज है, अपना देसी भाषा में, लोटा, डोरी, डिबिया, कटोरा, बाटी, ये सब कौन समास का उदाहरण है, देशज समास का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट में कितना अच्छा क्वेश्चन, आफत किस शब्द का उदाहरण है, बताइए, आफत क्या दिया, विदेश, उर्दू का भाषा आफत, इबादत, ये सब कौन सा, उर्दू का, तो विदेश शब्द का उदाहरण है। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, बताइए, तो बच्चा, बच्चा है तद्भव, बच्चा किस दर का उदाहरण है, तद्भव। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको व्याकरण के सारे टॉपिक का जो है डिस्कशन करवाया जाएगा चैप्टर वाइज, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम एक चैप्टर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम खाली आपको क्या बता रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं। तो बच्चा किस शब्द का उदाहरण है, तो तद्भव, याद रहेगा ना। फिर देखिए क्या नंबर आ गए हैं जी, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, और 20-25 को होगा। चंचू किस शब्द का उदाहरण है, बताइए, चंचू, चंचू है किसका, तत्सम का, चंचू किस शब्द का उदाहरण है, तत्सम है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन, आप सब बनाए होंगे हमको लगता है, बचवा को छोड़ दिया है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया किस काल में उदाहरण, देखिए मैंने आम खाया मतलब खा लिया, खा लिया मतलब कौन काल में जी, भूतकाल में, तो भूतकाल का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल, वर्तमान में तो नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा, संभवतः नहीं होगा, इसीलिए कौन सा काल होगा, भूतकाल। देखिए है, देखिए कितना अच्छा है। राहुल पत्र लिखता है, राहुल, राहुल क्या करता है जी, पत्र लिखता है, किस क्रिया का उदाहरण है जी, संक्रमण क्रिया का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, संक्रमण। देखिए राहुल क्या है, पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है कि इस बार पिताजी मैट्रिक का एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर लाएंगे, पिताजी को बता रहा है, संतावना दिलवा रहा है, तो कौन से कारक का है, संक्रमण कारक का है। राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत किसका उदाहरण, देखिए बोलता राधिका बहुत सुंदर है, तो किसका उदाहरण राधिका बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक तो होगा नहीं, प्रविशेषण, देखिए प्रविशेषण, प्र लेवल के बोला है, बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया,
प्रविशेषण। राधिका बहुत सुंदर है, किस इसमें बहुत सुंदर किसका होगा ना, तो प्रविशेषण। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है जी। है देखिए अभी दुर्गा पूजा का मेला भी आ गया है, अब मेला भी घूमने जाइएगा। मेला में बहुत लोग आए हैं, बोलते हैं मेला में बहुत लोग आए, बहुत भीड़ है। इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है, अनिश्चित संख्या वाचक है, नहीं बोलते हैं। देखिए मेला में 2-4 गो 10 गो 50 गो लोग आता है तो बोलते हैं कि मेला में 50 लोग आया है, 100 लोग आया है। लेकिन यहाँ मेला में क्या है, बहुत लोग आया है। इसमें बहुत लोग क्या है, तो अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या क्या कहते हैं, कि बहुत लोग आया जिसको आप गिनते नहीं है या गिन नहीं सकते, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अनिश्चित लोग है। तो क्या पूछेगा, मेला में बहुत लोग आए हैं, तो बहुत लोग किस विशेषण का है, तो क्या बोलेंगे, अनिश्चित विशेषण। फिर ध्यान दीजिएगा, पढ़िए, जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, जो और सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। देखिए निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक। जो सो दोनों में होता है, जो सो नहीं बोलते, जो सो बोल रहा है, तो संबंधवाचक होता है, दोनों में एकजुटता प्रधान है। देखिए यह मेरी कलम है, जैसे नहीं बोलते यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम बता रहा है, देखिए निश्चयवाचक नहीं बोलते, यह मेरी कलम है, निश्चित रूप से यह किसकी कलम है, मेरी कलम है। तो यह मेरी कलम है, मैं यह किस सर्वनाम उदाहरण है, तो निश्चयवाचक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ध्यान देंगे, मोहन आदित्य को रुपये देता है। मोहन नाम का एक लड़का है जो कि आदित्य को क्या करता है जी, रुपये देता है। मोहन किसको पैसा दे देता है जी, आदित्य को पैसा देता है, रुपया देता है। इस वाक्य में कौन कारक है, इस वाक्य में कौन कारक है, संप्रदान कारक। रुपया देना कौन सा कारक कहलाता है, संप्रदान कारक। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, आराम से इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। प्रयुक्त प्रत्युष प्यास से तड़प रहा। प्रत्युष नाम का एक व्यक्ति है जो कि प्यास से क्या हो रहा है, तड़प रहा है। प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है, इस वाक्य में कौन कारक है, देखिए करण। कौन कारक है, करण कारक है। प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है तो कौन कारक है, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, तो कौन कारक है, करण कारक है। ध्यान दीजिएगा, है देखिए खत्म होने वाला 55 है और 25 को बताएंगे, खेल खत्म। 80 टोटल बताना है, हम आपको टोटल बता रहे थे, लेकिन आपको चुन चुन के बताएंगे किधर बनाना है। आपको बुक का बनाना है ज्यादा, बाद में बनाना व्याकरण, लेकिन हम सब आपको बता रहे हैं। पहिया का बहुवचन क्या होगा, जानबे करते हैं। पहिया का क्या होता है, पहिए नहीं बोलते, पहिया का पहिए है। देखिए कौन पुल्लिंग है, बताइए तो कौन पुल्लिंग है, खोज, चिंता, कतार, केस। केस क्या है, पुल्लिंग, आप भी जानते हैं, हल्का है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, के नंबर आ गए 57 नंबर है। देखिए फिर पूछ लिया, स्त्रीलिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है, देखिए बचवा सही बनाया। छानबीन कैसा शब्द है जी, स्त्रीलिंग शब्द है, कुछ बनाया ही, बहुत छोड़िए दिया है, कौन बचवा है पता नहीं। स्त्रीलिंग कौन शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन है, छानबीन है। देखिए मां शीर्षक में कहानीकार में कुसुम कौन है, देखिए अब आ गया हिंदी कहानी, यही बोल रहे थे हम, जहां से बुक आएगा वहीं से बनाना है ज्यादा पहले, वो सही होने का 100% चांस होता है, और बुक से अलावा कुछ कुछ गलतियां भी हो सकती है। तो मां शब्द में कहानी में कुसुम कौन है, देखिए मंगू की बड़ी बहन है। आप पढ़ाए कहानी, देखिए हमारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, कहानी पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा। माँ की शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है, मंगू की बड़ी बहन है। मंगू के देख के थोड़ा सा चिढ़ती भी है, मंगू कितना सेवा सत्कार काहे करती है माँ। चलिए तो मंगू कौन थी, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कुसुम था। वही माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन है, तो मंगू की बड़ी बहन है। मंगू कौन बहन है, बड़ी बहन। चलिए देखे आगे है, देखिए ढहते हुए विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा, 7 कोरी होता है। देखिए ढहते विश्वास, कैसे विश्वास टूट गया है, कहानी पढ़ा है यूट्यूब पे, मेरा वीडियो जाके देखिए, जबरदस्त है। ढहते हुए विश्वास किस कहानी के लेखक है, तो क्या बोलिएगा, 7 कोरी होता है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, 7 कोरी होता है। देखिए आगे क्वेश्चन जबरदस्त, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में मगम्मा बहू का नाम क्या था, मगम्मा बहू का नाम बताते जी, नजम्मा। मगम्मा बहू का नाम क्या था, नजम्मा। रगम्पा जुआरी था जी, यही पैसा मांगता दही वाली मगम्मा से, उधार की कर्जा दे दो, सोचता था कि दे देगा तो फिर उसको पैसा देना ही नहीं है। नजम्मा कौन था जी, मगम्मा की बहू का नाम था। है देखिए ढहते विश्वास कहानी में केंद्र में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है, ढहते विश्वास में देखिएगा ना, पता चलेगा, बाहर के बारे में बताया गया, किस तरह से बाहर के बाद लोगों का विश्वास भगवान से टूट गया है, उसी के बारे में इसमें बताया गया। ढहते हुए विश्वास, ढहते विश्वास में किस समस्या का वर्णन किया गया है, बाढ़ की समस्या का। चलिए देखिए जबरदस्त, थोड़ा सा बचा,
भारत माता ग्राम वासनी खेतों में पहला श्यामल धूल भरा सा मैला आंचल, पढ़े होंगे ना, भारत माता ग्राम वासनी। किसने लिखा जी? सुमित्रा आनंद पंत। जबरदस्त का कविता है, पढ़िएगा मजा आ जाएगा। जनतंत्र, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के कैसी विद्या है? जनतंत्र क्या है? कविता है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, राष्ट्र कवि है जी रामधारी सिंह दिनकर। सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, समझे? तो बड़ा जबरदस्त है, जनतंत्र कविता पढ़ेंगे, कविता भी पढ़िएगा। तो किसने लिखा है? कैसा है जी? कविता किसने लिखा है जी? रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्र कवि जी, बेगूसराय के रहने वाले जी, अपने ही बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिले के। देखिएगा, जीत जीत में निखरत हूं, जीत जीत में निखरत हूं शीर्षक पाठ किसकी विद्या है? जीत जीत में निखरत हूं क्या है? साक्षात्कार है। देखो पुत्रु गलती मार दिया, जीत जीत में निखरत हूं क्या है? साक्षात्कार है, बिरजू महाराज का इंटरव्यू दिया गया, उसी का साक्षात्कार है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक कौन है जी? देखिए, सबके लिए याद करने वाला, श्रम विभाजन जाति प्रथा, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की है। याद रहेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ क्या है? निबंध है, पढ़िएगा परंपरा का मूल्यांकन, आपको सारा पढ़ाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ कैसी विद्या है? एक वृक्ष की हत्या क्या है? कविता है, पढ़िएगा, जबरदस्त मजा आ जाएगा। कैसे? राइफल सा तना रहता था वृक्ष। है देखिए, बहादुर, बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है जी? अमरकांत। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अमरकांत। देखिए, बहादुर का नाम था पूरा दिल बहादुर, निर्मला थी, उसने नाम इसका हटा दिया था दिल, बहादुर के नाम से क्या कर दिया था? दिल हटा दिया गया था। बड़ा जबरदस्त कहानी है, एकदम यूट्यूब पे डाला गया मेरा, इसको आप पढ़िए, देखिए, मजा आ जाएगा। फिर देखिए, देखिए, कुंवर नारायण के दरवाजे पर तैनात कौन रहता जी? चौकीदार वृक्ष रहता था, एकदम जबरदस्त तैयार रहता था चौकीदार वृक्ष। देखिए कितना अच्छा, हिरोशिमा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानव क्या हो गए थे जी? जल के भाप हो गए थे। हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था 1945 ईस्वी में, अमेरिका द्वारा जापान, हिरोशिमा का जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, 9 अगस्त और 6 अगस्त। सब आदमी जल के क्या बन गए थे? भाप बन गए थे। बहुत बड़ा त्राही हुआ था, जिसका कविता में देखिएगा बता जाएगा, जिक्र बहुत अच्छा किया गया है। देखिए, जनतंत्र का जन्म, वही बोलता है जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर बात किए थे। शीर्षक में मिट्टी किसकी ताज पान का इटलाती है जी? सोने के ताज पान का इटलाती है। सिंहासन करो खाली करो जनता आ रही है। जबरदस्त है। देखिए, कवि सुमित्रानंद पंत अपने ही घर में किसकी प्रवासनी हो गई जी? भारत माता प्रवासनी हो गई ना, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल धूल भरा सा मैला आंचल। अपने ही सुमित्रानंद पंत क्या अपने ही घर में प्रवासनी हो गई। तो किसको प्रवासनी हो गई है? भारत माता की बात की। आया देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, देखिए, अच्छा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रखिएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन अपना आदर्श किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संकलित ली गई? बताइए तो, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संकलित ली है? कितनी नावें कितनी बार, कितनी नावें नावों में कितनी बार, इसे संकलित किया क्या है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ संकलित किया गया। ध्यान दीजिए कितना अच्छा। अरे देखिए, गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह है, गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किया गया, किससे किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु ग्रंथ साहब संग्रह क्या है? गुरु अर्जुन देव ने। याद रहेगा, पूछेगा गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किया है, किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। चलिए देखिए, जबरदस्त। केटो क्वेश्चन बचा है, 4 बचा है, खत्म हो जाएगा। देखिए, कवि रस खान किसके परम भक्त थे? थोड़ा सा नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होगा। कवि रस खान किसके परम भक्त थे जी? किसके भक्त थे? कृष्ण के थे। रस खान जो थे कृष्ण की भक्ति करते थे। रस खान किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। है देखिए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय, यह कथन किसका है जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जबरदस्त है। सुजान कौन थी? याद रखिए, देखिए बड़ी पढ़िएगा, जबरदस्त कहानी घनानंद का है। सुजान, सुजान कौन थी जी? नर्तकी थी। सुजान कौन थी? नर्तकी थी। है देखिए,
बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? दादी को, काकी को, नानी को, अम्मा को। किसको मानते थे ज्यादा सर जी? अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे अपना बड़ा जज? अम्मा को मानते थे। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम, क्या है? टॉल्स्टॉय कौन है? टॉल्स्टॉय कौन है जी? रूसी लेखक। कौन थे? रूसी लेखक। इस तरह से आपको संस्कृत का, मैथ का, साइंस का, हिंदी का तो बता दिया आज। इस तरह सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप जिस दिन एग्जाम खत्म होता है उस दिन जाके घर में इस वीडियो को देखें और रिवीजन करें कि किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाए और मेरा कितना सही हुआ। बहुत जरूरी है, हमें गलतियों से सीखना है ताकि हम बेहतर क्या कर सके, रिजल्ट बना सकें। तो उसके लिए एक आवश्यक सूचना हम आपको देना चाह रहे हैं। जो बच्चा यहाँ तक देख लिए तो एक आवश्यक सूचना देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स की सुविधा की गई है, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आइए, हमारे संस्था से जुड़िए। देखिए बहुत से बच्चे जो है कि यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट पा चुके हैं। बहुत से बच्चे क्या हुए, बेहतरीन रिजल्ट पा चुके हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट को बेहतरीन बनाइए। देखिए अभी क्या किया, लुसेंट कंपटीशन क्लास की ओर से क्रैश कोर्स की सुविधा दी गई है मात्र 999 में, 4 महीना पर आ जाएगा। देखिए अभी इसके बाद सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना पड़िएगा। मात्र कितना? 999 रुपया। हम सोचिए कितना रुपया मंथली हो गया, मात्र 200-250 रुपया हो गया। 250 रुपया मंथली हो गया। 250 रुपया में आप पढ़ रहे हैं। 250 रुपया में किसी का फी नहीं है। हमारा सोच है कि बच्चा का रिजल्ट बेहतर हो। जो बच्चा किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं उसको एक बार सुविधा दी गई है। क्रैश कोर्स में आइए और जुड़िए, एकदम मात्र 999 रुपया में आप पढ़िए टोटल सब्जेक्ट को दोबारा से रिवीजन के माध्यम से। बेहतरीन रिजल्ट की 100% गारंटी। देखिए और निःशुल्क सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था कीजिए। आपके दोस्त के आसपास में कोई भी बच्चे चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस करें, हम अच्छा नंबर लाने के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, ताकि आप 10 बच्चा के सामने चेक करेंगे आपका कितना नंबर आया। तो सेट प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे, उसके लिए फ्री है। कोई भी बच्चे चाहेंगे वो सेट प्रैक्टिस करने के बिल्कुल आ सकते हैं। उसकी टाइमिंग है 4 बजे, 3 बजे आ सकते हैं। बिल्कुल 4 बजे आइए या 3 बजे, 3 से 5 सेट प्रैक्टिस है और उसका डिस्कशन भी किया जाएगा। देखिए इसमें कितना अच्छी बात है, उत्तर लिखने की शैली का विकास किया जाएगा। उत्तर लिखने का वो बताया जाएगा किस तरह से आप बेहतरीन से उत्तर लिख सकते हैं, किस तरह से आप अच्छा से उत्तर लिख सकते हैं, किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उत्तर पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपको डिस्कशन कराया जाएगा। डिजिटल बोर्ड तो आप देख ही रहे, इसके माध्यम से आप पढ़ाने में क्या होता है, फास्ट पढ़ा सकते हैं, जल्दी बता सकते हैं। आप देखिए उतना क्वेश्चन को हम बता रहे हैं 80 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन अगर हमको मौखिक बताना होता तो बहुत समय लगता है, बोर्ड पे लिख लिख के बताना होता तो बहुत समस्या होती है। गणित के सभी प्रश्नों का हल किया जाएगा, एकदम भयानक तरीका से वो सब प्रश्न का हल कर देंगे। देखिए कुछ बच्चे यहाँ से पढ़े हैं जो कि बेहतरीन सब रिजल्ट लाए हैं। 400, 450, 414, 411, बहुत से बच्चे 400 प्लस नंबर लाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम बिल्कुल नया बैच ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स की टाइमिंग आपका है 7 बजे सुबह, 7 बजे से लेके 9 बजे तक आप बिल्कुल आइए, एकदम जबरदस्त तरीका से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। टाइमिंग समझ गए? जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो 7 बजे से 9 बजे का बैच में आ सकते हैं, या आप कितना बजे आ सकते हैं, 6 बजे से आ सकते हैं, 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो ये सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई, किसी का छूट गया, तो वो क्रैश कोर्स में बिल्कुल ज्वाइन कीजिए।